हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी और हम देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 4। ये लास्ट चैप्टर है, फिर हम क्लास 10 पढ़ेंगे। तो भारत में खाद्य सुरक्षा देखेंगे। अब समझिए कि पहले खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले तो एक चीज़ हमें पढ़ने से ही समझ में आ रही है। खाद्य मतलब खाने की चीज़ है ना, उनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा खाना सुरक्षित है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या मतलब हमारा जो देश है भारत में, उसमें सब लोगों को पर्याप्त खान मतलब उपलब्ध है। खाद्य, ठीक है, अन्न जो हम बोलते हैं फूड, उनको क्या उपलब्ध है, क्या वो उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, सब लोगों को मिल पा रहा है। या फिर आधे मतलब कुछ लोग तो जैसे आपको पता है बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो अगर सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जो अमीर लोग हैं वो ले पा रहे हैं, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा, तो वो खाद्य सिक्योरिटी, सॉरी, फूड सिक्योरिटी नहीं है, ये बोलेंगे हम उस बात को। ठीक है, ये होता है खाद्य सुरक्षा का मतलब। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। ठीक है, इसका खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए इंटरव्यू हो रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए, आप बताएं कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो। ठीक है, सब लोगों के लिए भोजन हो। ऐसा नहीं है कि भोजन की कमी हो, उस तक लोगों की पहुंच हो, वो जाकर उसको खरीद सके, उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य हो। ठीक है, वो उसे खरीद सके, जाके ले सके, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये बोलते बता रहे हैं कि अगर उत्पादन मान लीजिए कम हो रहा है, जितना मान लीजिए 100 होता था, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए 100, एग्जाम्पल ले 100 kgs, ठीक है, चावल होता था, लेकिन अब मान लीजिए 80 kgs ही हो रहा है। तो जो खरीद पा रहे हैं महंगा भी, वो लोग तो खरीद लेंगे, तो प्रभावित कौन होंगे? जो गरीब लोग होंगे वो ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। तो खाद्य सुरक्षा बता रहे हैं किस बात पे निर्भर करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसी है। ठीक है, जब सरकार सबको बांटती है, वो प्रणाली कैसी है, शासकीय सतर्कता क्या है, अब उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार क्या कार्यवाही करती है। अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा आ जाए अकाल टाइप का, ठीक है, तो उस समय में सरकार क्या करती है, इस पर निर्भर करती है हमारी खाद्य सुरक्षा। ये तीन चीज़ों पे, ये ब्लैक से भी है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। अब ये बता रहे हैं कि जो देखिए, हमारे लिए भोजन बहुत आवश्यक है। कोई भी हमें काम करना है तो हमें इसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए खाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इसका मतलब ये बता रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें सिर्फ 2 रोटी सुबह शाम मिल रही हैं तो वो ही खाद्य सुरक्षा नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, ये हम देखेंगे, इसकी क्या आयाम है। ठीक है, खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में अन्न उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। अब ये बता रहे हैं खाद्य उपलब्धता का मतलब क्या है कि हमारे देश में खाद्य है। ठीक है, खाद्य, तो इसका मतलब है कि देश में कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, फूड का, कितना उसका इम्पोर्ट हो रहा है, और कितने मतलब उनके जो भंडार हैं, ठीक है, उनमें कितना भंडार संचित है, ठीक है, कितना स्टोर है उनमें अनाज। और पहुंच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा हो। ठीक है, मतलब पहुंच से क्या मतलब है? खाद्य उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य, तीन चीज़ें बताई थी, इनके मतलब क्या है? पहुंच का मतलब ये बता रहे हैं कि सबको वो मिल पा रहा हो, ऐसा नहीं कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। अब यह है कि लोगों के पास उतने पैसे भी होने चाहिए कि वो अच्छा भोजन खरीद सकें। अब भोजन का मतलब देखिए, सिर्फ गेहूँ चावल ही नहीं होता है, हमें ना न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब भी इंसान को खाने चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी से, विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। ठीक है, ये भी हमें चाहिए। दालें हो गई, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए सिर्फ रोटी मिल जाना ही पर्याप्त नहीं मानते। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है कि क्या है, सब लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य मतलब पर्याप्त खाद्य हो। ठीक है, सभी लोगों के पास स्वीकार मतलब उसको खरीदने की क्षमता हो कि वो जाकर खरीद सके खाना, और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। ऐसा नहीं है कि भैया है ही नहीं दुकान पे तो कोई कैसे लेगा, है ना, तो उतना उत्पादन भी हो।
खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। ये बता रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बताया, एक अमीर वर्ग होता है ना, जो मतलब कम ही लोग अमीर होते हैं, अगर परसेंटेज में देखा है, गरीबों का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो देखिए, गरीब लोग तो हमेशा ही खाद्य असुरक्षा में रहते हैं, ठीक है। वो कितने लोग अभी भी आप देखेंगे, अगर इंडेक्स देखेंगे हमारा, ठीक है, भुखमरी वाला, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग अभी भी नहीं, हमारे यहाँ नहीं, मतलब खाद्य सुरक्षा नहीं है, असुरक्षा है, ठीक है, उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि जब देश में ऐसी कोई आपदा आ जाए, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और फसल खराब हो गई, है ना, तो क्या होता है उस समय, मतलब इतना उत्पादन नहीं हो पाया, तो जो गरीब निर्धनता रेखा से ऊपर लोग हैं, वो भी, उन्हें भी खाद्य सुरक्षा हो सकती है। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता, ठीक है। ये बता रहे हैं 1970 से पहले क्या था, खाद्य सुरक्षा से मतलब लेते थे कि जो खाद्य पदार्थ है उनकी सदैव उपलब्धता हो, ठीक है, सबको। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य तथा सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अमर्त्य सेन ने बताया कि हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच, हकदारियों का मतलब ये हुआ, ये बता रहे हैं कि राज्य और सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ, मतलब जो हमें राज्य तो उपलब्ध करा रहा है, ठीक है, उनके साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अगर बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किसी चीज़ का उत्पादन विनिमय किया जा सकता है, तो उन तक भी पहुँचो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट ही प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब ये बता रहे हैं कि मतलब भी बदलते रहते हैं ना, कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है। तो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन हुआ था 1995 में, उसमें बताया गया था, घोषणा की गई थी कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो, ठीक है। ये बता रहे हैं कि सभी स्तर पर क्या हो, लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य मिल सके, ठीक है। इसके अतिरिक्त घोषणा यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि देश की व्यवस्था ऐसी हो कि ऐसा नहीं हो कि अमीर लोग ही अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो भी गरीबी रेखा से ऊपर आने चाहिए, ठीक है। तो जब गरीबी कम होगी, निर्धनता घटेगी, तब क्या होगा, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, ये बता रहे हैं। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद की कमी हो जाती है। खाद की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। देखिए, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आई, मान लीजिए सूखा पड़ गया और उतना फसल नहीं हो पाई जितनी होती थी, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि खाने की कमी तो हो ही जाएगी ना, उतना उत्पादन नहीं हुआ। मैंने आपको बताया, मान लीजिए 100 kg होता था, समझने के लिए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट लेते हैं, उसमें से 70 या 60 kg हुआ था, उतना नहीं हुआ ना, तो क्या होगा कि कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, कुछ लोग नहीं खरीद पाएंगे। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक रहती है, तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है, ठीक है। तो ये होता था कि अगर ये लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहती है सूखे की, तो अगर आप पढ़ेंगे जब हमारा पहले का, आज़ादी से पहले के टाइम का, तो कितने अकाल पड़े, ठीक है, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट इतना कुछ करती नहीं थी, ये वाली स्थिति हो जाती थी। वो क्या करती थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो क्या करती थी कि जो हमारा अनाज भारत में होता था, वो ब्रिटेन वगैरह में इम्पोर्ट कर देती थी, ठीक है। यहाँ के लोग भूखे मरते थे, इसके कारण बहुत अकाल अकाल की भी स्थिति तब भी बनी थी। अब तो क्या है, थोड़ा सा गवर्नमेंट इम्पोर्ट कर लेती है अगर कमी हो जाए तो। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भुखमरी और विवश होकर दूषित जल और सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों, भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है, ठीक है। अब अकाल के समय बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर मौतें क्यों होती हैं, तो क्या है, देखिए, लोगों को जो मिलेगा वो खाएंगे। अगर गंदा पानी है या फिर भोजन खराब है तो भी वो उसका प्रयोग कर लेंगे, जिससे क्या होगा, महामारी, बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। और क्या होगा, शरीर की जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधी क्षमता, वो भी कम हो जाएगी। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। देखिए, मैंने आपको बताया ना, पहले बहुत अकाल पड़े हैं,
तो 1943 में बंगाल का अकाल सबसे भयानक था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए। ठीक है, देखिए ये हमारे कोविड-19 से भी ज़्यादा है। ठीक है, 30 लाख लोग मारे गए। बंगाल में चावल की उपज का ये दिया हुआ है। देखिए कुल उत्पादन आप देखेंगे घट गया है काफ़ी, है ना। राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग 1945 चित्र दिया। और 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार। अब देखिए भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा के कालाहांडी और काशीपुर ऐसे जैसे स्थान है जहाँ अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई हैं। ये बता रहे हैं कि देखिए अब तो ऐसा अकाल नहीं पड़ता है पहले जैसे इतने भयंकर। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी कुछ करती है ना, आपको पता है। सस्ते में अनाज भी उपलब्ध कराती है। लेकिन क्या है, अभी भी ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी भी आप कई बता रहे हैं कुछ ज़िलों में बहुत दिक्कत है, जैसे उड़ीसा में कालाहांडी, ये एग्जाम्पल के लिए याद रखिए। काशीपुर, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ अकाल जैसी स्थिति बता रहे हमेशा ही रहती है। और ऐसी भी सूचना मिलती है कि वहाँ भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल में कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिल रही है। आज किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ये मतलब हमारे यहाँ कुछ ऐसी जगह भी हैं जिनमें एग्जाम्पल है राजस्थान के बारन, झारखंड के पलामू, मतलब जहाँ पर क्या है भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिलती रहती है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा आवश्यक है किसी भी देश के लिए। खाद्य असुरक्षित कौन होते हैं? देखिए क्या होता है ना, एक चीज़ बताती हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर उसे अच्छा भोजन नहीं मिलता है बचपन से ही, सिर्फ कुछ चीज़ें ही मिल पाती हैं, ठीक है, पूरा पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है कि वो आगे इतना डेवलप भी नहीं हो पाता है वो बच्चा। ठीक है, जितना उसकी क्षमता होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है आगे जाकर। तो इससे क्या होता है कि देश को भी हानि होती है। ठीक है, उसको इतना ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, मानव संसाधन, उतना मिल नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि लोग वैसे इतने डेवलप नहीं हो पाते हैं फिजिकली, वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो ये भी ज़रूरी है कि लोगों को, बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन मिले। ठीक है, राइट टू न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ चावल मिल रहा है, एक आध चीज़ मिल रही है तो उससे भी नहीं होगा, बाकी चीज़ें भी खाने को उन लोग को मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी बता रहे हैं खाद्य असुरक्षित लोग कौन है। यदि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इसमें सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करके कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। ये बता रहे हैं कि वैसे तो भारत में बड़ा वर्ग अभी भी खाद्य और पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। ठीक है, ये बात है। अगर आप अभी भी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो बहुत स्थिति अभी भी भारत की बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं है। ठीक है, और ये बता रहे हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है? जिनके पास भूमिहीन है। ठीक है, जो पारंपरिक काम कर रहे हैं, अपना छोटा मोटा काम करके अपना पूरा चलाते हैं। ठीक है, भिखारी हो गए, ये सब इसमें आते हैं। शहरी क्षेत्र में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में कौन है असुरक्षित? ठीक है, या तो उनके परिवार वाले श्रम बाजार में काम करते हैं या उन्हें वेतन बहुत कम मिलता है। ये काम का अधिकतम मौसमी कार्यों में लगे हैं, उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अब मजदूर वगैरह हो गए, उन लोग को बहुत कम मजदूरी मिलती है, उससे वो अपना सिर्फ खाने पीने का ही खरीद पाते हैं। रामू की कहानी दी हुई है, चलिए हम पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर देती हूँ। रामू रायपुर गांव के कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 साल का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाली पाली सॉरी 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 पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है, उसे इस काम के लिए सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं। देखिए पूरे साल काम करने के सिर्फ 1,000। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे बहुत कम उम्र के और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उसकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है। ठीक है, देखिए कृषि जो है वो एक मौसमी कार्य है। कुछ टाइम पर उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है काम करने वालों की, बाकी टाइम पर नहीं होती है, जब कटाई वगैरह होती है तो इस तरीके से। ठीक है, और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। ठीक है, 4 महीने उस पर काम नहीं रहता, तब तक वह दूसरे कार्यों में
काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है कि वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन की जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उनके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध सब्जी या भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती है। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रगति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। तो इस कहानी से हमें ये बता रहे हैं कि जो एक रामू है वो क्या कर रहा है कि जो उसको मतलब कृषि में जो उसे मौसमी प्रगति का काम मिलता है, मतलब कुछ टाइम के लिए काम मिलता है, उसके कारण 4 महीने क्या होता है, खाद्य सुरक्षा रहती है उसके परिवार को। अहमद की कहानी, चलिए अहमद की कहानी पढ़ते हैं। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ जुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका भोजन सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का पीडीएस कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड से अहमद अपने दैनिक जरूरतों की भोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहाँ वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। तो एक और ये शहर की इन स्टोरी बताई कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो रिक्शा चलाता है और कितना कम कमाता है, लेकिन पीडीएस कार्ड की वजह से वो थोड़ा बहुत खरीद पाता है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के कारण सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। देखिए, सामाजिक संरचना जो बता रहे हैं, जैसे हमारी सामाजिक संरचना है वो भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। कैसे? मान लीजिए समाज में अभी भी देखिए ऐसे कास्ट सिस्टम है, कुछ लोगों को ऊंचा कुछ लोग नीचा ऐसे मानते हैं। तो जो जिनको निम्न मानते हैं वो क्या होते हैं, मतलब सॉरी फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको बता रही थी कि जो मतलब वो लोग होते हैं तो वो क्या होता है, खाद की दृष्टि से असुरक्षित हो जाते हैं। तो ये इसका कारण क्या है, हमारी सामाजिक संरचना है। इस देखिए आ गया एग्जाम्पल नीचे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। तो देखिए ना एग्जाम्पल बता दिया, SC ST में जो लोग आते हैं, जनजाति के लोग होते हैं, वो लोग देखिए या तो उनके पास भूमि भी इतनी नहीं होती तो उनमें उत्पादन कम होता है, तो वो भी खाद की दृष्टि से असुरक्षित होते हैं। या फिर जो लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ पर बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण के सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। देखिए, कुपोषण से ये बता रहे हैं कि सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। इसका एक कारण है, इसलिए होती है फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको कम होता है, अभी भी गाँव में बहुत ज़्यादा होता है कि उनको मतलब कम दिया जाता है खाने पीने को, इसलिए वो कुपोषण से ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, जो पुरुष होते हैं उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है हर चीज़ में। ये एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चे को भी कुपोषण का खतरा रहता है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो भी कुपोषित ही होता है अगर माँ कुपोषित हो तो इस तरीके से देखिए एक चेन चलती जाती है ना, कुपोषित होने की। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती या दूध पिला रही महिलाएं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन ग्रस्त हैं खाद्य असुरक्षा से, ये बता रहे हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक है, सबसे ज़्यादा खाद्य रूप से असुरक्षित हैं। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। ठीक है, अब कुछ राज्य हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे कि मतलब आदिवासी और सुदूर क्षेत्र हो गए। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं वो क्या है, खाद्य की दृष्टि से ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण NHFS 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिला बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है जो क्या है, कुपोषित हैं। ठीक है, वास्तव में उत्तर प्रदेश पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। तो ये बता रहे हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर क्या है ज़्यादा मतलब खाद की असुरक्षा है। सॉरी अगर आपको कोई साउंड आ रहा हो तो बाहर से गाय वाय का आ रहा है, कुछ वॉइस अवॉइड करिएगा। भुखमरी खाद की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। ठीक है, एक दूसरा कारण क्या है, भुखमरी बता रहे हैं। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, ये गरीबी लाती है। इस तरह खाद की दृष्टि से असुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। देखिए भुखमरी भी बता रहे हैं जो क्या है गरीबी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ये बता रहे हैं अगर खाद उपलब्ध है तो उससे क्या होगा, भुखमरी समाप्त होगी और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम होगा। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम है। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। ठीक है, ये बता रहे एक तो मौसमी है, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए खाना नहीं मिलता है, कुछ टाइम के लिए मिलता है। दीर्घकालिक भुखमरी का मतलब क्या है कि मात्रा या गुणवत्ता, मान लीजिए कि उन्हें कम मात्रा में भोजन मिल रहा है या फिर उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होता है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि वो लोग खरीद नहीं पाते हैं चीज़ें, इसलिए गरीब लोग, इसलिए क्या है वो दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी यानी उन्हें कम मात्रा में भोजन मिल रहा है या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रगति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। ये बता रहे हैं कि कृषि का काम मैंने बताया कुछ समय बहुत ज़्यादा होता है, कुछ समय नहीं होता है। तो उस समय जब नहीं होता है तब लोगों को नहीं मिल पाता होगा, है ना, उन्हें मजदूरी नहीं मिल पाती होगी, वो खरीद नहीं पाते होंगे। तो इस तरीके से मौसमी भुखमरी होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। ठीक है, बरसात के मौसम में क्या होता है, निर्माण कार्य कम होता है तो उन लोगों को कम काम मिलता है नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों को। इस तरह भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। अगर पूरे वर्ष में उसे काम नहीं मिल रहा है तो भुखमरी की स्थिति रहती है। भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। ये एक अच्छी बात है कि उसमें गिरावट आई। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1983, उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रामीण में 2000 के समय कितना कम हुई है। ठीक है, कुल क्या है 18.5 से 3.3 हो गई है। शहरी भी देखिए कितनी कम हुई है, 6.4 से 0.9, काफ़ी कमी आई है इसमें, लेकिन अभी भी है। पंजाब का किसान HYV प्रकारों वाले गेहूं के खेत के सामने जिस पर हरित क्रांति आधार है। देखिए सर्वाधिक वृद्धि हुई जो कि 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। सॉरी यहाँ से पढ़ना था। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। ठीक है, जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारे देश की स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि हमें खाद्यान्न मतलब सबको उपलब्ध होना चाहिए, इसमें हमें आत्मनिर्भर होना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत में कृषि में एक नई रणनीति अपनाई गई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। अब देखिए ये हरित क्रांति आपने भी बहुत बार पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो क्या हुआ था कि बीच के समय में क्या हुआ, हरित क्रांति हुई थी जिससे काफ़ी उत्पादन बढ़ गया था। उत्पादन कैसे क्यों बढ़ा था तो वो हम देखेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968, ठीक है 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपाती नहीं थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में वृद्धि किसमें हुई, उत्पादन में गेहूं और चावल में ज़्यादा हुई थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ठीक है, यूपी और एमपी में जो 44.01 से 13.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है। ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि इतना डेटा नहीं पढ़ना है, अभी रिसेंट का पढ़ लीजिए और एक जो बहुत पहले का पढ़ लीजिए कंपेयर करने के लिए। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो 15.75 तथा 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। तो ये बता रहे हैं कितनी कितनी वृद्धि हुई, ये बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि बीजों का और से सिंचाई की व्यवस्था, ठीक है, उन सब से हरित क्रांति आई थी। HYV यानी
हाई यील्ड वैरायटी बीज जो होते थे, ठीक है, उनको डाला गया, जिससे क्या है काफ़ी उत्पादन बढ़ गया। भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमारा उत्पादन बढ़ गया, तो उसके बाद इतना अकाल नहीं पड़ा। ठीक है, अगर मौसम भी ठीक नहीं है, मतलब किसी साल बारिश नहीं हो रही, ये सारी दशाएं हैं, तो देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। ठीक है, आत्मनिर्भर तो बन चुका है भारत खाद्यान्न के मामले में, अच्छी बात है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है, खराब मौसम स्थिति के बावजूद तथा किसी अन्य कारण से। तो ये बता रहे हैं कि जो हमारी सरकार है उसने भी इस लिए काम किया है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, जैसे कि बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके कारण हमारी खाद्य सुरक्षा कम हुई है। ठीक है, भारत में अनाज की उपज ये बताई गई है। देखिए, इस पढ़ेंगे 1960-61 में, देखिए 80 थी, जो 2016-70 में 275.68 करोड़ टन हो गया है। बफर स्टॉक क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, हाफ एन आवर करके, 1 घंटे में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मैं आपको 2-3 दिन में इसका नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।